नमस्कार। इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट पर जताई चिंता। मन की बात कार्यक्रम में इससे बचने के बताए 3 मंत्र। रुको, सोचो और एक्शन लो। गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा। लैंडपोर्ट पेट्रोपोल में यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार का किया उद्घाटन। भाजपा सदस्यता अभियान का भी किया शुभारंभ। कहा, बांग्लादेश से घुसपैठ करने पर ही आएगी शांति। अखिलेश की 2 टूक से इंडी गठबंधन में टूट के आसार। कहा, महाराष्ट्र में मनमाफिक सीटें नहीं तो उतारेंगे कई उम्मीदवार। राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं। सपा 5 सीटों पर अड़ी। झारखंड में भी कई सीटों पर पेच। कर्नाटक और तेलंगाना में सैकड़ों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड को सौंपने की तैयारी। किसानों में भारी रोष। भाजपा कांग्रेस सरकार पर हमलावर। कहा, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वक्फ बोर्ड को सौंपी जा रही हैं जमीनें। महिला क्रिकेट के 3 मैचों की सीरीज के दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने भारत को 76 रन से हराया। न्यूजीलैंड ने सीरीज 1-1 से बराबर की। न्यूजीलैंड की कप्तान गोफी डिवाइन ने सबसे ज्यादा 79 रन बनाए। और सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे की बात। और पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने पेट्रोपोल में एक यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार का उद्घाटन किया। और ये दरअसल जो पेट्रोपोल है ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा भूमि बंदरगाह है और भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के निकटवर्ती उत्तर 24 परगना जिले में पश्चिम बंगाल के लैंडपोर्ट पेट्रापोल में यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार का उद्घाटन किया। पेट्रापोल में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा भूमि बंदरगाह है और भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। पेट्रापोल बेनापोल व्यापार और यात्री आवागमन दोनों के मामले में भारत बांग्लादेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमि सीमा क्रॉसिंग में से एक है। गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल के लैंडपोर्ट पेट्रापोल में यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का प्रतीक बताया। पेट्रोपोल लैंडपोर्ट दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट है और ये सबसे व्यस्त पोर्ट भी है। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो व्यापार होता है भूमि मार्ग से, इसका 70% व्यापार अकेला ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी का पेट्रोपोल करता है। मैत्री द्वार भारत बांग्लादेश द्वारा सहमत 0 लाइन पर एक संयुक्त कार्गो गेट है। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर मैत्री द्वार तस्करी और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों पर नियंत्रण करेगा। भारत बांग्लादेश के बीच तस्करी को रोकने में मदद मिलेगी। मैत्री द्वार से जांच एजेंसियों का सभी ट्रकों पर नियंत्रण हो पाएगा। देश की आंतरिक सुरक्षा को भी पहले से अधिक पुख्ता करने में मदद मिलेगी। मैत्री द्वार आधुनिक सुविधाओं से लैस है। मैत्री द्वार यातायात उल्लंघनों की पहचान करने में भी मददगार होगा। दोनों देशों के बीच होने वाले ट्रकों की आवाजाही पर सटीक नजर रखी जा सकेगी। अनधिकृत वाहनों के प्रवेश को रोकने में आसानी होगी। गेट पर बैरियर से वाहनों के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ने प्रगति की है। लैंड पोर्ट अथॉरिटी, इसका कंसेप्ट ही मोदी जी ने बदला। पहले इसको एक व्यापार का साधन मानते थे, अब समृद्धि और शांति का एक द्वार बनकर रहा है। हमारे पड़ोसी राष्ट्रों से हमें जोड़ने का काम कर रहा है। पेट्रापोल बेनापोल सीमा बांग्लादेश सीमा पर सबसे व्यस्त भूमि बंदरगाहों में से एक है क्योंकि दोनों देशों के बीच लगभग 70% व्यापार यहीं से होता है। यह गेट प्रतिदिन 600 से 700 ट्रकों के आवागमन को तेज और सरल बनाएगा।
भारत का भूमि बंदरगाह प्राधिकरण इस टर्मिनल और गेट का संचालन करेगा। इस परियोजना से न केवल भारत बांग्लादेश यात्रा अनुभव में सुधार आएगा, बल्कि इसे एशिया के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बंगाल से हो रहे अवैध घुसपैठ को देश की सुरक्षा के लिए बड़ा चिंता का विषय माना जा रहा है। राज्य में अवैध घुसपैठ के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। अमित शाह ने रविवार को बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में शांति तभी संभव है जब घुसपैठ पर रोक लगेगी। उन्होंने दावा किया कि 2026 में अगर भाजपा सत्ता में आती है तो अवैध घुसपैठ पर नियंत्रण लगाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि राज्य में शांति तभी आ सकती है जब बांग्लादेशी घुसपैठियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगेगा। अमित शाह ने राज्य से घुसपैठियों को बेदखल करने के लिए जनता से 2026 में सत्ता भाजपा के मजबूत हाथों में सौंपने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बंगाल के विकास के लिए राज्य प्रायोजित घुसपैठ को रोकना होगा। जब कानूनी आवाजाही की व्यवस्था न हो तब आवाजाही अवैध रूप से होती है, और जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं वो बंगाल की, भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, 26 में परिवर्तन कर दीजिए, इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले हैं। और शांति बंगाल में तभी हो सकती है जब एक घुसपैठ रुक जाए। बंगाल के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेशी घुसपैठियां बड़ी समस्या है। सरकारें इनकी धरपकड़ की कार्रवाई करती हैं, लेकिन कई राज्यों में इनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि समस्या रोज बरोज जटिल होती जा रही है। नवंबर 2016 में सरकार ने संसद को बताया कि देश में करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहे हैं। इसमें से आधे यानी 1 करोड़ का ठिकाना पश्चिम बंगाल है। 10 करोड़ की आबादी वाले राज्य में 1 करोड़ घुसपैठी हैं, यानी ये कुल आबादी में 10% हैं। इनमें से 10% घुसपैठी वोटर भी हैं और सरकार बनाने और बिगाड़ने में इनकी बड़ी भूमिका होती है। उधर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठियों को लेकर सभी सरकारों से सतर्क रहने पर जोर दिया है। Assam and Tripura, we are working very closely. We are detecting people. If Bengal government is also start detecting people, I think this will be a systematic effort. बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण कई राज्यों में डेमोग्राफी में भारी बदलाव की बात सामने आ रही है। झारखंड हाई कोर्ट में एक याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि झारखंड के संथाल परगना में जनजातीय आबादी में 16% की कमी आई है। यह आबादी परगना में पहले 44% थी, लेकिन अब ये मात्र 28% रह गई है। जनजातीय आबादी के कम होने के पीछे 2 कारण बताए गए, पहला पलायन और दूसरा धर्मांतरण। वहीं याचिका में दावा किया गया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण जनसंख्या में बदलाव आ रहा है। अवैध घुसपैठ के कारण असम के कई इलाकों की जनसंख्या में भी बदलाव की बात सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। देश भर में भाजपा अपना सदस्यता अभियान चला रही है। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के 1 करोड़ सदस्य बनाने का आह्वान किया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत की। भाजपा इन दिनों देश भर में सदस्यता अभियान चला रही है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल से ममता के आतंक को मुक्त करना है। अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार रोकने के लिए भाजपा की सरकार जरूरी है। नौकरी देने में भी भ्रष्टाचार, मनरेगा में भी भ्रष्टाचार, अनाज बांटने में भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य की सेवाओं में भी भ्रष्टाचार, कट मनी का जो बोलबाला बंगाल में हुआ है उसको समाप्त करने का एकमात्र रास्ता है बंगाल में 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। भाजपा ने सदस्यता अभियान के लिए नए सिरे से 10 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। साल 2024 में भाजपा सदस्यता अभियान के तहत 10 करोड़ सदस्य बन चुके हैं।
पार्टी के पास पहले से 18 करोड़ सदस्य हैं। अमित शाह ने दावा किया कि साल 2026 में बंगाल में भारी बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल को सोनार बंगला बनाया जाएगा। बंगाल के कार्यकर्ताओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यहाँ एक बार फिर से सोनार बंगला बनेगा और मोदी जी के नेतृत्व में ही बनेगा। और 26 का चुनाव आने वाले सभी समय के चुनाव, गए हुए सभी चुनावों में एक मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के बाद संगठन के कील कांटे को दुरुस्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से सदस्यता अभियान चला रही है। अभी पुराने सदस्यों को जोड़ने और नए सदस्य बनाने के लिए बीजेपी ने राज्य इकाई को टारगेट दे रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात करेंगे लोकसभा चुनाव से लेकर महाराष्ट्र चुनाव तक इंडिया ब्लॉक और महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस से मुंहभंग के संकेत साफ होते जा रहे हैं। अभी हमने टिकटों की बात करी, किस तरह से 14 टिकटों की घोषणा की है महाविकास अघाड़ी की तरफ से कांग्रेस ने। और लेकिन इस बीच में अगर एमवीए के साथ में बात करें, सहयोगी दलों की सीटों के टकराव के बीच अब उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव महाराष्ट्र चुनाव में सीटों के दावे कर रहे हैं और कांग्रेस की मुश्किलें इससे और बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान भी तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को लेकर उसके सहयोगी दलों में धीरे धीरे उत्साह कम होता जा रहा है। शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी भी महाविकास अघाड़ी के गठबंधन में अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहती है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी के बाद अब पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने भी जता दिया कि उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं तो वे अपना रास्ता अलग कर लेंगे। उन्होंने ताकीद की कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें, अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा या संगठन है जो पहले से काम करते आए। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए त्याग की कोई जगह नहीं है। दरअसल सपा नेता अबू आजमी ने महाविकास अघाड़ी से महाराष्ट्र में 5 सीटों की मांग की थी, लेकिन 26 अक्टूबर को अबू आजमी की डिमांड वाली 5 में से 3 सीटों पर शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर अपनी मंशा साफ कर दी। इस पर तिलमिलाए अबू आजमी ने साफ किया कि अगर 5 सीटें नहीं मिली तो वह पूरी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस अब मामले को शांत करने में जुटी हुई है। Secular parties together, but every party cannot be given so much of seats. So Samajwadi Party is also a part of the alliance. We will try to give them the seats which they deserve. कांग्रेस के लिए बीते दिनों में राजनीतिक माहौल कुछ उत्साहित करने वाला नहीं रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस के हौसले जरूर बुलंदी पर थे, लेकिन हरियाणा में मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस के सहयोगी दलों को उस पर हावी होने का मौका मिल गया है। मुंबई से शिशिर शेलार के साथ दिल्ली से देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात साइबर फ्रॉड की। देश में आजकल आम जनता साइबर फ्रॉड का आसानी से शिकार हो जा रही है और यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी डिजिटल अरेस्ट या इसी तरह के अन्य साइबर अपराध के चंगुल में फंस जाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण का जिक्र करते हुए इसे अपनाने की अपील की। इसके साथ ही साइबर अपराधों से बचने और लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए सेफ डिजिटल इंडिया का प्रयोग करने को भी उन्होंने कहा। देश में संचार क्रांति और नई प्रौद्योगिकियों ने जहां जीवन को आसान करने का काम किया है, वहीं इससे नई चुनौतियां भी हमारे सामने आ रही हैं। साइबर अपराध के नए नए रूप सामने आ रहे हैं। आजकल लोग डिजिटल अरेस्ट का आसानी से शिकार हो जा रहे हैं। हर वर्ग और हर उम्र के लोग डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं। इस तरह के अपराध करने वाले लोग आपसे जुड़ी कई जानकारी रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से इस तरह के अपराध से बचने के लिए डिजिटल सुरक्षा के 3 चरणों का जिक्र किया। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें। रुको,
बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस तरह के साइबर अपराधों से बचने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है, उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता। आप जागरूकता के लिए #सेफ डिजिटल इंडिया का प्रयोग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूल और कॉलेज के प्रबंधन से छात्रों को इस मुहिम में जोड़ने को कहा। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए इससे संबंधित जानकारी साझा करते हुए जनता को जागरूक करने की अपील की। उन्होंने समाज के सभी तबकों से साइबर फ्रॉड से बचने की मुहिम में जुटने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और देश में एनिमेशन की दुनिया में काफ़ी तेज़ी से देश हमारा कदम बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आने वाले समय में युवाओं को भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने की अपील की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता का जिक्र करते हुए देश को नवाचार के क्षेत्र में ग्लोबल पावर हाउस बनाने का भी आग्रह किया। देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काफी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के नए नारे के साथ नया भारत हर एक चुनौतियों का काफी मजबूती के साथ सामना कर रहा है। अब देश का नागरिक हर एक चुनौती को अवसर के रूप में देख रहा है और नवाचार कर नए मुकाम हासिल कर रहा है। एनिमेशन का क्षेत्र भी एक ऐसा ही क्षेत्र है जहां नई तकनीक के जरिए देश काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 115वीं कड़ी में भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने की अपील की। आज हमारे युवा ओरिजिनल इंडियन कंटेंट, जिसमें हमारी संस्कृति की झलक होती है, वो तैयार कर रहे हैं। इन्हें दुनिया भर में देखा जा रहा है। एनिमेशन सेक्टर आज एक ऐसी इंडस्ट्री का रूप ले चुका है कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज को ताकत दे रहा है। जैसे इन दिनों VR टूरिज्म बहुत फेमस हो रहा है। इसलिए मैं भारत के युवाओं से कहूंगा, अपनी क्रिएटिविटी को विस्तार दें। क्या पता दुनिया का अगला सुपरहिट एनिमेशन आपके कंप्यूटर से निकले। इसी 28 अक्टूबर को यानी कल वर्ल्ड एनिमेशन डे भी मनाया जाएगा। आइए हम भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने का संकल्प लें। पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भरता हमारी केवल नीति ही नहीं है, ये हमारे जज्बे को दिखाता है। आत्मनिर्भर हो रहा भारत हर सेक्टर में कमाल कर रहा है। आप सोचिए, एक जमाने में मोबाइल फोन इंपोर्ट करने वाला भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है। कभी दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाला भारत आज 85 देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत आज चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। और एक बात तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, वो ये है कि आत्मनिर्भरता का ये अभियान अब सिर्फ सरकारी अभियान नहीं है। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान एक जन अभियान बन रहा है। हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। देश में आज हर गली मोहल्ले से नवाचार की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इनोवेशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे भारत के कदम को लेकर युवाओं से सोशल मीडिया पर #आत्मनिर्भर इनोवेशन के साथ अपने पोस्ट साझा करने को कहा। साथ ही देशवासियों से आत्मनिर्भर भारत को एक उत्सव के रूप में मनाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।
और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के पाटिया में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के कन्वेंशन सेंटर में KIIT स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी का उद्घाटन किया। इस दौरान KIIT और KIMS के संस्थापक डॉक्टर अच्युत सामंत ने ओम बिरला का स्वागत किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ ओडिशा विधानसभा की अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी भी मौजूद रही। KIIT स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी संयुक्त राष्ट्र सिस्टम स्टाफ कॉलेज और भारतीय विश्व मामलों की परिषद के सहयोग से शुरू की गई एक दूरदर्शी पहल है। इसका मकसद भारत में रिसर्च, लर्निंग, एडवोकेसी इन पब्लिक पॉलिसी को बढ़ावा देना है और भविष्य के नेताओं को तैयार करना है। KIIT स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के उद्घाटन समारोह के दौरान ओम बिरला ने कहा कि पब्लिक पॉलिसी किसी भी राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग होती है। उन्होंने समता मूलक समाज स्थापित करने के लिए एक बेहतर पब्लिक पॉलिसी पर जोर दिया। किसी भी देश को मजबूत बनाना है, उस देश के लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन करना है तो कानून पारदर्शी बने, लोगों के लोक हित में हो और कानून बनने के साथ साथ लोक नीति पब्लिक पॉलिसी एक ऐसी पब्लिक पॉलिसी बने जिससे समाज के सभी लोगों को समान रूप से व्यापक अधिकार भी मिले, समानता भी हो, समता मूलक भी हो और हर व्यक्ति को न्यायपूर्ण वितरण हो। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।